Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in a 10th lecture of Machine Design and Drawing 2. And in yesterday's lecture, we have discussed one important relation between crushing stress and shearing stress for the key. That was crushing stress is twice the permissible shearing stress in case of square sunk key. Okay, we have started from rectangular key actually. So this was the derivation. So let us shortly rewind what is strength ऑफ संक की. सो इस डेरिवेशन में या फिर इस रिलेशन के लिए हमने क्या कंसिडर किया था. सबसे पहले तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो. हाँ, डी स्टैंड्स फॉर द डायमीटर शाफ्ट. तो हमने एक शाफ्ट कंसिडर की जहाँ पे वो कीड है एक की से और वो की है संक की. सो डी इज अ डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. then L is a length of shaft. Here in this section, front view section, यहाँ पे ये शो हो रहा है विड्थ ऑफ की एंड थिकनेस ऑफ की. तो ये थिकनेस है और ये विड्थ है. ओके, सो यहाँ पे अलग अलग फोर्सेस भी एक्ट हो रहे हैं. जैसे यहाँ पे F1 दिखाया है, F दिखाया है. ओके, तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि फोर्सेस कौन से एक्ट होते हैं जनरली जब भी कोई की शाफ्ट में फिक्स होती है. सो उस पर दो टाइप्स के फोर्सेस जनरली एक्ट होते हैं. सबसे पहला, जब हम कोई की वे रहेगा उसमें जब की इंसर्ट होगी वो फिट बैठेगी तो जो डिग्री ऑफ टाइटनेस है, डिग्री ऑफ फिट है, उसके हिसाब से उस पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस एक्ट होगी. कैसे कि जैसा की वे है उसमें की अपनी इंसर्ट की है और शाफ्ट और हब को या फिर शाफ्ट और पुली को वो होल्ड करके रख रही है. सो ये जो फिट रहेगा वो जनरली इंटरफेरेंस फिट रहेगा अमंग क्लियरेंस, ट्रांजिशन एंड इंटरफेरेंस. वहाँ पे फिट यूज़ होगा इंटरफेरेंस फिट, क्योंकि वो हमें जो डिग्री ऑफ फिट है वो टाइट लगेगा. ओके, सो जैसे ही अगर वो इंटरफेरेंस फिट है तो टेंजेंशियल फोर्सेस की शाफ्ट पे या फिर हब पे एग्जर्ट करेगा और वैसे ही उतने इक्वल एंड अपोजिट मतलब कॉम्प्रेसिव फोर्सेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस हब और शाफ्ट की पे एग्जर्ट करेगा. सो इसके वजह से वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में आएगा की. सेकंड, उस पर जो एक्ट होने वाला है फोर्स वो रहेगा ड्यू टू टॉर्क. जैसे अगर टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है शाफ्ट से हब पे और हब से किसी और मैकेनिकल एलिमेंट पे तो अंडर रोटेशन है शाफ्ट, तो हर बार यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्सेस एक्ट होगी. तो ये जो आपको यहाँ पे एफ दिख रहा है, यहाँ पे जितने भी आपको एफ दिख रहे हैं हॉरिजेंटली वो सब क्या है, टेंजेंशियल फोर्सेस है. ओके, सो ये हमारा कंसिडरेशन था. उसके बाद में यहाँ पे T इज़ अ टॉर्क, F इज़ अ टेंजेंशियल फोर्स, D इज़ अ डायमीटर, देन L इज़ अ लेंथ ऑफ की, W इज़ अ विड्थ ऑफ की एंड T इज़ अ थिकनेस. इस पर हमने जैसे अगर टेंजेंशियल फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसका जो शेयरिंग है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, फेल्यूर है, वो दो टाइप से होगा. आइदर वो शेयर होगा या फिर वो क्रश होगा. अब ये शेयर और क्रश में डिफरेंस क्या रहेगा, मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें डिफरेंस एक ही है कि वो कौन से एरिया से सब्जेक्टेड है, कौन से एरिया उसका क्रश हो रहा है वो इस हिसाब से. ओके, सो इस स्लाइड में देखो कि जैसे हमने सपोज वी हैव कंसिडरिंग शेयरिंग ऑफ की, तो शेयरिंग के लिए हमने यहाँ पे टेंजेंशियल शेयर स्ट्रेस कंसिडर किया है. जनरली फोर्स क्या होता है, फोर्स इज स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, फोर्स बाय एरिया. सो यहाँ पे हो गया स्ट्रेस, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया. सो स्ट्रेस कौन सा भी यहाँ पे फिर से शेयरिंग, शेयरिंग एरिया और शेयर स्ट्रेस, क्योंकि हम शेयरिंग के लिए कंसिडर कर रहे हैं. सो अगर शेयरिंग के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो एरिया रेजिस्टिंग शेयरिंग एंड शेयर स्ट्रेस. तो शेयर स्ट्रेस तो हमें पता है टाउ है. अब एरिया कौन सा है कि सपोज ये आपकी की है, सपोज दिस इज़ योर की. सो ये जो एरिया रहेगा टॉप एरिया, मतलब उसको यहाँ से ऐसा अगर कट करेंगे तो ये जो एरिया रहेगा ये एरिया हम शेयरिंग के लिए ले रहे. ठीक है, और ये जो एरिया है उसको हम क्रशिंग के लिए ले रहे. समझ में आ रहा है आपको. मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको कि ये जो एरिया रहेगा ये आपका शेयरिंग के लिए रहेगा और ये जो एरिया रहेगा आपका वो आपका क्रशिंग के लिए रहेगा. ओके, सो नाउ, सो फॉर टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट,
टॉर्क ट्रांसमिटेड क्या रहता, टॉर्क रहता जनरली टी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि कल थोड़ा सा कुछ बच्चों को क्वेरी थी कि नहीं समझ में आ रहा था, तो थोड़ा सा हम शॉर्टली उसको रिवाइंड करेंगे। सो टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस है। सो फोर्स हमने अभी जस्ट ऊपर निकाला कि फोर्स क्या है, एरिया इनटू शियर स्ट्रेस। सो एल डब्ल्यू टाउ, एल डब्ल्यू टाउ ये हो गया आपका फोर्स, इनटू डिस्टेंस क्या है हमारा, डायमीटर बाय 2, क्योंकि रेडियस पे टॉर्क ऐड हो रहा। ओके, तो ये हो गया आपका शीयरिंग के लिए टॉर्क। वैसे ही हम क्रशिंग के लिए डिस्कस करेंगे फिर से। सो क्रशिंग के लिए अभी हम बस एरिया अलग चेंज ले रहे। अब एरिया यहाँ पे क्या लिया देखो, जैसे अगेन फॉर्मूला वही है, फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनटू स्ट्रेस। अब क्रशिंग के लिए ले रहे, सो क्रशिंग एरिया और क्रशिंग स्ट्रेस लेंगे। फिर से डायग्राम में देखो कि सपोज ये आपकी की है, ठीक है, हमने शेयरिंग के लिए ये एरिया लिया था, अब क्रशिंग के लिए हम ये एरिया लेंगे। ये एरिया क्या है, लेंथ इनटू थिकनेस है, तो लेंथ इनटू थिकनेस है, लेकिन हमने यहाँ पे जो एरिया लिया है वो क्या लिया है, लेंथ तो है लेकिन थिकनेस कंप्लीट नहीं ली है, T/2 लिया है। T/2 क्यों, क्योंकि जो थिकनेस है की जो हाइट है वो हाफली पार्टली शाफ्ट में है और पार्टली हब में है, इसलिए फिर वहाँ पे T/2 लिया। तो L इंटू T/2 हो गया आपका एरिया और सिग्मा सी हो गया आपका स्ट्रेस। सो एरिया इंटू स्ट्रेस हो गया आपका फोर्स। तो इसी फोर्स को हमने टॉर्क में फिर से यूज़ किया। सो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो फोर्स क्या हो गया अभी, L इंटू T/2 इंटू सिग्मा सी, और डिस्टेंस क्या है, डायमीटर बाय 2। जैसे ऊपर किया था वैसे ही नीचे किया हमने, और दोनों जो टॉर्क्स है ये और ये दोनों को हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद में जैसे जो कुछ भी टर्म कट रही है, जस्ट लाइक यहाँ पे कटेगा dy/2 कट गया, ठीक है। तो वहाँ पे सीधा सीधा जो रिलेशन निकाला हमने, W इज इक्वल टू, या W/T इधर नीचे लाया, सामने क्या बचा है, क्रशिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय 2 इंटू टाउ। तो यहाँ पे विड्थ बाय थिकनेस वाला एक रेशियो निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना था कि सपोज एक कंसिडरेशन हमने किया कि हमने विड्थ और थिकनेस अलग अलग है की इसलिए हिसाब से उसको कैलकुलेट किया। रेक्टेंगुलर की में विड्थ और थिकनेस अलग अलग है। विड्थ क्या रहती, विड्थ रहेगी D/4, थिकनेस क्या रहेगी, D/6। ये किस लिए, रेक्टेंगुलर की के लिए। ओके, तो अगर सपोज स्क्वायर की है तो वहाँ पे विड्थ और थिकनेस सेम रहेगी। तो अगर सेम है तो ये जो रेशियो है यहाँ पे W/T वो 1 हो गया, इसलिए फिर वहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा सी, मतलब क्रशिंग स्ट्रेस इज ट्वाइस दी शियरिंग स्ट्रेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुआ था। ओके, ये किस केस में, अगर वो स्क्वायर की है तो। नाउ इन अ नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे देखो वो पार्ट हो गया कि जहाँ पे हमें एक रिलेशन मिला, क्रशिंग स्ट्रेस इज ट्वाइस द शेयरिंग स्ट्रेस। अब यहाँ पे हम लेंथ के लिए लेंथ का डायमीटर से क्या रिलेशन है, जैसे हमने डायमीटर से विड्थ का और डायमीटर से थिकनेस का क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट किया था, D/4 एंड D/6। वैसे लेंथ का भी एक रिलेशन है, वो कैसे फाइंड आउट किया हमने, देखो कि इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ ऑफ की टू ट्रांसमिट फुल पावर ऑफ द शाफ्ट, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ की इज इक्वल टू टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस ऑफ द शाफ्ट। मतलब जो शेयर स्ट्रेस है की और शाफ्ट की दोनों हमें इक्वेट करनी है। क्यों, क्योंकि पावर देखो शाफ्ट पे ट्रांसफर हो रहा, फिर शाफ्ट से की पे ट्रांसफर हो रहा, और फिर की से हब पे ट्रांसफर हो रहा। तो हम क्या आइडियल कंडीशन अगर कंसिडर करते हैं तो पावर जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें कुछ भी लॉसेस नहीं है। तो जितना शाफ्ट पे पावर है उतना ही की पे है और उतना ही पुली पे या फिर हब पे है, इसलिए फिर दोनों का मतलब की का और शाफ्ट का हम सीधा सीधा टॉर्क इक्वेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ की, ये वाला पार्ट। सो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ की क्या है, जैसा जो हमने टॉर्क निकाला था, रेजिस्टिंग एरिया था L इंटू डब्ल्यू, ये वाला पार्ट L इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ D/2, ये टॉर्क निकाला था हमने अभी जस्ट रिसेंटली फॉर शेयरिंग, नॉट फॉर क्रशिंग, ठीक है। और ये एक रिलेशन है टॉर्शनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। हम मतलब टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, T इज इक्वल टू π/16 टाउ D³ लेकिन यहाँ पे अभी दो दो टाउ है। ऊपर का जो टाउ है वो की के लिए है, shear shear stress for
मटेरियल ऑफ द की, और ये जो टाउ 1 है यहाँ पे वो क्या है, शियर स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ शाफ्ट। सपोज आप ऐसा कंसिडर करते हो कि शाफ्ट का मटेरियल और की का मटेरियल दोनों के दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो इक्वेट हो जाएंगे, वो कट जाएंगे। तो वैसे हमने फिर ये दोनों टॉर्क है, सो ऊपर का टॉर्क क्या है, ये टॉर्क एक्ट हो रहा है की पे और ये टॉर्क एक्ट हो रहा है शाफ्ट पे। अगर दोनों टॉर्क सेम है तो हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद में यहाँ पे जो पार्ट कटेगा इसमें बस ये देखो कि ये टाउ है और ये टाउ 1 है, अगर दोनों सेम मटेरियल है तो सीधा सीधा कट जाएंगे। तो हमने लास्ट में सिर्फ और सिर्फ लेंथ के लिए इसको कैलकुलेट किया। तो लेंथ के लिए π/8 टाउ 1 बाय w इंटू टाउ, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से आप ये जो w है आपके पास में, w क्या है, w इज़ अ विड्थ ऑफ की। सो w की वैल्यू फिर से आप पुटअप कर सकते हो d/4। तो यहाँ पे देखो पूरे रिलेशन में w कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि w की वैल्यू d/4 यहाँ पे पुटअप की है, और बाकी चीज़ों के साथ में अगर उसको कट किया तो फाइनली ये बचेगा इतना 1.571 इंटू डी इंटू टाउ 1/टाउ। अब टाउ 1/टाउ क्या है, दोनों शियर स्ट्रेसेस है तो दोनों कट जाएंगे, क्योंकि अगर सेम मटेरियल है तो, अगर सेम है तो फाइनली लेंथ इक्वल टू बस इतना आएगा, लेंथ इक्वल टू 1.571 इंटू डी। तो ये हो गया एक स्टैंडर्ड रिलेशन इन केस ऑफ संक की, कि भाई लेंथ डायमीटर के रिलेशन में कितनी रहेंगी, सो लेंथ विल बी 1.571 डी diameter of the shaft. So length of key equal to 1.571 into diameter of the shaft. तो ये एक रिलेशन आपको मिल रहा है। तो हमने क्या क्या कलेक्ट किया अभी तक, W is d/4, thickness is d/6 एंड फाइनली लेंथ इज़ 1.571 इंटू डायमीटर, ठीक है। इतना सब कुछ हमने कलेक्ट किया। फिर भी हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको पर्टिकुलर शाफ्ट के लिए, जैसे सपोज है 25 mm डायमीटर शाफ्ट है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड विड्थ और थिकनेस आपको टेबल से पिकअप करनी है, और लेंथ हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके चलो, सो लेट अस डिस्कस वन न्यूमेरिकल देखो, डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर की फॉर द शाफ्ट 50 mm डायमीटर, तो शाफ्ट का डायमीटर है 50 mm। shearing and crushing stresses for the key material are 42 मेगापास्कल एंड 70 मेगापास्कल। तो दोनों स्ट्रेसेस दिए हैं 42 एंड 70 मेगापास्कल फॉर shearing एंड क्रशिंग रिस्पेक्टिवली, और डायमीटर 50 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमें रिलेशन तो पता है कि W इज इक्वल टू d/4 और T इज इक्वल टू d/6 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ टेबल से कंसिडर करनी है जो आपके पास में डाटा बुक है। ओके, सो फाइंड द फॉर शाफ्ट ऑफ 50 mm डायमीटर, विड्थ ऑफ की एंड थिकनेस ऑफ की। ओके, सो विड्थ एंड थिकनेस, क्योंकि विड्थ यहाँ पे इस हिसाब से 50/4 होनी चाहिए और थिकनेस 50/6 होनी चाहिए, तो वो आंसर नहीं आ रहे जहाँ पे वो जितने लिखे, इसलिए फिर हमें ये स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है टेबल से कि भाई 50 mm शाफ्ट डायमीटर है, उसके लिए विड्थ और थिकनेस क्या दिए, सो टेबल से डायरेक्टली हम पिकअप करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले शाफ्ट का डायमीटर 50 दिया है, शियर स्ट्रेस दिया है। ओके, अब सपोज हम फिर से कंसिडर करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन अगर कंसिडर करते हैं कि भाई मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो शियर स्ट्रेस दोनों का सेम होगा। ओके, अगर मटेरियल सेम है, शियर स्ट्रेस सेम है, तो टॉर्क भी सेम होगा। तो सबसे पहले हम टॉर्क ऑन शाफ्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप कि टॉर्क ऑन शाफ्ट क्या होता है, T इज इक्वल टू π/16 टाउ डी क्यूब। ओके, सो π/16 टाउ डी क्यूब है, वैल्यू हमने पुटअप की π/16 42 एंड d⁻³ 50⁻³ तो आपको ये टॉर्क मिल गया 1.03 इंटू 10⁻³ मिलेगा। 1.03 10⁻³ अगर नहीं मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही यूज़ किया इसको, तो डायरेक्टली आपको न्यूटन mm में मिलेगा 1.03 10⁻6 न्यूटन mm। ये आपको टॉर्क मिला शाफ्ट पे। यही टॉर्क आपका की पे भी रहेगा, इसलिए फिर उसको की के साथ में इक्वेट किया। अब देखो पहली स्टेप, अब यहाँ पे देखो टॉर्क ऑन की क्या रहता, अब यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, शियरिंग। अगर हमने शियरिंग कंसिडर किया सो T इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू टाउ इंटू d/2 बराबर है। एक बार हम शेयरिंग कंसिडर करेंगे, दूसरी बार हम क्रशिंग
कंसिडर करेंगे। सो इफ़ वी कंसिडर फॉर शेयरिंग, सो टी इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ इंटू डी बाई टू। तो सभी वैल्यूज में पुटअप करो। लेंथ है क्या हमारे पास में लेंथ नहीं है, लेंथ नहीं है हमारे पास में। विड्थ हमने स्टैंडर्ड ली है, डब्ल्यू इज 16, टाउ दिया है 42 मेगा पास्कल मतलब 42 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और डायमीटर है हमारे पास में। तो ये जो आएगा टॉर्क इज इक्वल टू 16 इंटू एल है, ठीक है, इंटू एल है यहाँ पे, मतलब 16,800 इंटू एल, क्योंकि एल अननोन है और टॉर्क भी अननोन है, इसलिए फिर ये रिलेशन निकाला हमने, टी इज इक्वल टू 16,800 इंटू एल। लेकिन आपने टॉर्क ऑन शाफ्ट ऑलरेडी कैलकुलेट किया, ठीक है, तो ये टॉर्क यहाँ पे रखो, आपको एल मिल जाएगा सीधा सीधा। तो नीचे की स्टेप में वही किया है, देखो, सो इक्वेट किया सपोज, तो लेंथ विल बी टॉर्क अपॉन दैट फिगर, मतलब 1.03 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 16,800। तो यहाँ पे एल निकल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, 16,800 इंटू एल इक्वल टू जो वैल्यू आई थी वो 1.03 इंटू 10⁶। तो यहाँ पे आपको एल मिल जाएगा सीधा सीधा। तो आपको एल मिला यहाँ पे 61.31, ओके, 61.31। नाउ ये हो गया अपने शेयरिंग के लिए किया। सेम पार्ट ऑफ क्रशिंग के लिए करो, क्योंकि आपको टॉर्क क्रशिंग के लिए भी पता है। तो हमें पता है क्रशिंग के लिए टॉर्क है टी इज इक्वल टू एल इंटू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी इंटू डी बाई टू, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये क्रशिंग के लिए है। तो फिर से हमें टॉर्क की वैल्यू पता है, और यहाँ पे सिग्मा सी की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है। तो फिर से आपको यहाँ पे जो अननोन रहेगा एल वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में लेंथ आई 117.7 mm, कितना, 117.7 mm। तो दो अलग अलग लेंथ हमें की मिली है, एक मिली है 61.31, सेकंड मिली है 117.7। तो आपको जो लार्जर वैल्यू रहेगी फॉर दी सेफ्टी, ओके, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो फाइनली वैल्यू रहेगी हमारी 117.7, और स्टैंडर्ड टेबल से उसको हमने राउंड अप जो किया, राउंड अप आपको 118 नहीं करना है, 117 के बाद में जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी है डाटा बुक में वो आपको चूज़ करनी है, लाइक 120 mm। तो फाइनल आंसर फॉर लेंथ ऑफ की इज़ 120 mm। पूरे न्यूमेरिकल में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है कि जैसे न्यूमेरिकल दिया है, तो स्टैंडर्ड शाफ्ट डायमीटर के लिए स्टैंडर्ड विड्थ और थिकनेस सबसे पहले कंसिडर करनी है, ओके। लेंथ हमें कंसिडर नहीं करनी, वहाँ पे लेंथ दी भी नहीं रहेगी। और फिर अगर दोनों स्ट्रेसेस दिए, शेयरिंग और क्रशिंग स्ट्रेस दिया है, तो दोनों दोनों स्ट्रेसेस को सॉल्व करके दोनों के लिए टॉर्क फार्मूला यूज़ करके हम दो लेंथ निकालेंगे की जो बिगर लेंथ रहेगी वो हम चूज़ करेंगे, ओके। नाउ जब हम इसके बाद में, जैसे हमने डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट कंप्लीट किया, उसके बाद में हमने की स्टार्ट किया, ओके, और की का हमने जस्ट एग्जांपल एक दो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। की वे होने के बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है कपलिंग। तो कपलिंग में प्रॉबेबली मैक्सिमम न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो जब भी डिज़ाइन ऑफ कपलिंग रहेगा, तो डिज़ाइन ऑफ कपलिंग के साथ में कपलिंग के डायमेंशन एज वेल एज की के डायमेंशन भी रहेगी, कि स्टैंडर्ड डायमीटर के लिए आप कपलिंग डिज़ाइन करो, आप की डिज़ाइन करो। तो उसमें फिर से हम रिपीटेडली की के भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो सेपरेटली यहाँ पे डिस्कस करने से अच्छा हम पूरा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जब हम कपलिंग के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब फिर से हम की के भी न्यूमेरिकल रिपीटेडली देखेंगे, ओके। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ की वेज। अब इफेक्ट ऑफ की वेज क्या, जैसा की वे जब भी कोई एक पैसेज या रिसेस हमें शाफ्ट में और हब में हम जब बनाते हैं, तो उसका एडवर्स इफेक्ट शाफ्ट पे या फिर हब पे क्या आ सकता है, वो हमें यहाँ पे चेक करना है। क्योंकि जैसे हमने टाइप ऑफ कीज़ में देखा था, एक स्प्लाइंट शाफ्ट भी देखा था, जो एक्चुअली उसमें की है ही नहीं, वो शाफ्ट ही वैसे इंटीग्रेटेड पार्ट बनाया है, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ का एरिया कम कर रहे हो, तो उसमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आता है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने देखा था कि जैसे हम किसी शाफ्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेच होने के बाद में उसमें एक नॉच फॉर्मेशन होगा, एक नेक फॉर्म होगी, ठीक है, और वहाँ से फिर वो टूट जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि एरिया रिड्यूस हो रहा है,
इसलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है, और लास्टली वहीं पे जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है वहीं से वो टूट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी वही सेम पार्ट है कि जैसे आप की वेज बना रहे हो तो आप शाफ्ट का मटेरियल एज वेल एज हब का मटेरियल थोड़ा सा कम कर रहे हो। मटेरियल मतलब वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया में थोड़ा सा आप रिडक्शन कर रहे हो। तो इस रिड्यूस्ड एरिया की वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से उसका फेल्यूर मतलब उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम होगी। ओके, सो लेट अस गो थ्रू इट। अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट कि वे कट इनटू शाफ्ट रिड्यूसेस द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द शाफ्ट। जो ऐसा हमने डिस्कस किया था कि इससे क्या होगा कि ड्यू टू विच स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नियर द कॉर्नर्स ऑफ द की वे and reduction in cross sectional area of the shaft. In other words, strength of shaft is reduced. अगर आप एरिया कम कर रहे हो, ओके, अगर आप एरिया कम कर रहे हो तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगा कम होगा, मतलब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो और कम कम हो रही है। तो एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है विच इज़ डन बाय H.F. मूर। ओके, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल फार्मूला दिया है आफ्टर वेरी लॉन्ग एक्सपेरिमेंटेशन, लाइक E इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.2 W बाई डी माइनस 1.1 H बाय डी, वेयर यू नो वेरी वेल अबाउट दी W, D एंड H। W क्या है? इट्स अ विड्थ, D क्या है? डायमीटर, एंड H क्या है? H है आपका डेप्थ ऑफ की। अब डेप्थ ऑफ की मतलब जैसे हाइट ऑफ की, थिकनेस ऑफ की, लेकिन डेप्थ ऑफ की में वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि थिकनेस बाय 2। मतलब क्यों? क्योंकि जब भी हम थिकनेस की बात करेंगे, देखो लेंथ तो कंप्लीटली शाफ्ट में भी है और हब में भी है। लेंथ ऑफ की क्या है? ये दोनों में आ रही है, उतनी ही लेंथ शाफ्ट में भी इंसर्टेड है, उतनी ही लेंथ हब में भी है। लेकिन जब थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस आधी आधी, पार्टली इन शाफ्ट एंड पार्टली इन हब है। इसलिए जब भी उसकी हाइट की बात करेंगे तो वो थिकनेस बाय 2 हो जाएगा। ओके, तो ये नोटेशन है। तो ई क्या है यहाँ पे? ई इज इक्वल टू क्या है? इट इज़ अ रेशो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विथ की वे टू द स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विदाउट की वे। कि दोनों शाफ्ट की स्ट्रेंथ को कंपेयर किया गया कि एक शाफ्ट है जो जैसा सॉलिड है उसमें की वे नहीं है, जैसे लाइक स्प्लाइन शाफ्ट, और दूसरा शाफ्ट है जिसमें की वे बनाया है, रिसेस बनाया है। तो जैसे जो जहाँ पे रिसेस रहेगा उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। सो ये आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन इट इज सेड दैट इट इज़ यूजुअली एज्यूम दैट स्ट्रेंथ ऑफ कीड शाफ्ट इज 75% ऑफ सॉलिड शाफ्ट। कि भाई सॉलिड कीड शाफ्ट की जो स्ट्रेंथ है वो सॉलिड शाफ्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से सिर्फ 75% ही है। मतलब सॉलिड शाफ्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और कीड शाफ्ट की स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिसेस नहीं है ना, कोई पैसेज नहीं है, इसलिए फिर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कम से कम रहेगा सॉलिड शाफ्ट में। जैसे ही आप कोई एरिया रिडक्शन कर रहे हो तो उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सो एक जनरल अजम्पशन है कि कितना कम और कितना ज़्यादा रहेगा, तो की शाफ्ट की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो सॉलिड शाफ्ट की हिसाब से उसके कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ 75% ही रहेगी। ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट पोर्शन। हाँ, यहाँ से हम एक्चुअली कपलिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, और कपलिंग में हम अलग अलग कपलिंग्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय कपलिंग। सो कपलिंग ये है आपका, ये है एक्चुअली कपलिंग। तो कपलिंग क्या है? एक ऐसा मैकेनिकल एलिमेंट जो यूज़ होता है दो अलग अलग शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए। शाफ्ट को, अब तक हम डिस्कस कर रहे थे शाफ्ट को किसी हब, पुली, गियर को कनेक्ट करने। अब दो अलग अलग शाफ्ट एक्चुअली अगर हमें कनेक्ट करनी है तो एक बीच का जो मैकेनिकल अटैचमेंट मीडिया है वो है हमारा कपलिंग। ओके, जैसे पहली फिगर दिख रही है आप, फ्लेक्सिबल पीवीसी नॉन मेटेलिक कपलिंग। ये आपने इसमें देखा होगा, खेतों में देखा होगा कि दो अलग अलग जो वाटर पाइप्स है प्लास्टिक के या पीवीसी के, उसको कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा जो हाउस रहेगा, ठीक है, दोनों एक दोनों एंड से उसमें इंसर्ट करो और वहाँ पे ऊपर से लॉक लगा दो, तो मतलब दो अलग अलग पाइप हमने वहाँ पे कनेक्ट कर दिए। तो ये क्या है? एक कपलिंग है। सेकंड फिगर में आप मेटेलिक कपलिंग देख रहे हो, जहाँ पे छोटी शाफ्ट एक दूसरे से हम, या फिर छोटे हॉलो पाइप हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। वहाँ पे दिख रहा है आपको थ्रेड्स भी है, ठीक है। तो जहाँ से आपको शाफ्ट को दूसरी शाफ्ट से कनेक्ट करना है तो बीच में एक मीडियम ये रहेगा कपलिंग। तो बस बाय स्क्रूइंग, बाय टाइटनिंग ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। सो बेसिक फंक्शन क्या है कपलिंग का? जस्ट टू कनेक्ट टू डिफरेंट शाफ्ट्स। जनरली कैसा होता है कि अराउंड
जो मैन्युफैक्चरिंग रहेगा शाफ्ट का वो 7 मीटर से ज़्यादा नहीं रहेगा। बहुत मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, ये लॉन्ग लेंथ होगी शाफ्ट की, थी इससे ज़्यादा शाफ्ट का जो लेंथ है वो मैन्युफैक्चर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रांसपोर्टेशन में इनकन्वीनियंस आता। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि इससे ज़्यादा हमें लेंथ की शाफ्ट चाहिए, तो फिर वहाँ पे क्या जनरली क्या यूज़ होता है, कपलिंग यूज़ होती है दो अलग अलग शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए। ओके, so coupling is what? It is a mechanical element which is used to connect two different shafts. That is known as a coupling. Now function वही है कि दो अलग अलग शाफ्ट को कनेक्ट करो। सेम पहले शाफ्ट से अगर पावर दूसरी शाफ्ट पे ट्रांसफ़र करना है, शाफ्ट पे अगर ट्रांसफ़र करना है तो भी फिर से हम कपलिंग ही यूज़ करेंगे। मतलब ये हो गई आपकी बेसिक फंक्शंस ऑफ कपलिंग। ओके, और तीसरा क्या हो सकता है कि भाई सेम अलाइनमेंट में उसको कनेक्ट करना है, पहला शाफ्ट उतना ही स्ट्रेट है, ठीक है, दूसरा शाफ्ट उसकी ही पैरेलल अगर हमको कनेक्ट करना है तो हम कपलिंग यूज़ करेंगे। ओके, और जितना जैसा अगर सिंगल शाफ्ट है और पावर ट्रांसमिट हो रहा है तो जो शॉक होते हैं, लोड शॉक्स होते हैं, वो मैक्सिमम बढ़ जाएगी ट्रांसफ़र होते होते, क्योंकि पावर ट्रांसमिट हो रहा है। तो अगर हमने कपलिंग लगा दिया तो जो शॉक्स रहेगी वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, इतनी कंप्लीट लेंथ के लिए। तो दीज आर दी बेसिक फंक्शंस ऑफ कपलिंग, कि कपलिंग यूज़ क्यों होती है। ठीक है, नाउ हियर इज द पॉइंट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड शाफ्ट कपलिंग, कि भाई आइडियल कपलिंग किसे कहेंगे अब आए, तो आइडियल कपलिंग किसे कहेंगे कि भाई अगर दो अलग अलग शाफ्ट को हम इजीली कनेक्ट करते हैं या फिर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ गुड कपलिंग। ओके, देन it should transmit the full power from one shaft to another shaft without losses. अगेन आइडियल कंडीशन है, ऐसा कभी होगा नहीं कि वो लॉसेस नहीं है। हो सकता है कि लॉस कम ज़्यादा 1% 2% से ज़्यादा 16 to 17% तक की लॉस हो सकता है। ठीक है, बट फॉर दिस इज़ फॉर दी आइडियल कंडीशन कि दो अलग अलग शाफ्ट को इजीली कनेक्ट करो या डिस्कनेक्ट करो, ये अगर होता है तो दैट इज़ अ गुड कपलिंग। सेकंड पॉइंट है कि फुल पावर शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे 100% पावर अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ अगेन अ गुड कपलिंग। तीसरा है इट शुड होल्ड द शाफ्ट इन परफेक्ट अलाइनमेंट। परफेक्ट अलाइनमेंट मतलब क्या है, वहाँ पे मिस अलाइनमेंट नहीं होनी चाहिए। पहली शाफ्ट स्ट्रेट है, दूसरी शाफ्ट उसको कनेक्ट किया हमने, तो उसका एंगल ऑफ कनेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो दैट इज़ नॉट अ गुड कपलिंग। ठीक है, आपको अगर स्ट्रेट चाहिए और वो स्ट्रेटली कनेक्ट हो रहा है तो दैट इज़ अ इट गिव्स अ गुड अलाइनमेंट एज कम्पेयर टू प्रीवियस शाफ्ट, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ गुड कपलिंग। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इट शुड रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ शॉक लोड्स फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। मैंने पहले बोला था कि जैसे पावर ट्रांसमिट हो रहा है, तो 100% अगर पावर ट्रांसमिट हो रहा है इधर से उधर तो गुड कपलिंग है। ठीक है, वैसे ही अगर शाफ्ट सिंगल है और पावर ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, तो आउट ऑफ बैलेंस फोर्सेस बहुत ज़्यादा उस पर एक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर हम कपलिंग से उसको अटैच किया तो कपलिंग थोड़ा सा जो शॉक है वो एब्जॉर्ब करेगा। प्रॉपरली अगर पावर ट्रांसफ़र हो रहा है और जो शॉक लोड्स है वो भी एब्जॉर्ब हो रहे, वो नहीं आ रहे, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ गुड कपलिंग, बिकॉज this is happening just because of good coupling. Okay, and the last point, it should have no projecting parts. No projecting parts मतलब सिंपल डिज़ाइन वाला होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये क्या है, सिंपल अटैचमेंट वहाँ पे रहेगी कि बस पाइप इंसर्ट करो और लॉक कर दो, तो ज़्यादा कोई प्रोजेक्टिंग पार्ट्स नहीं है यहाँ पे। जैसे आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा प्रोजेक्टिंग पार्ट्स है, ये पीवीसी पाइप के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो बस ये एक स्लीव है जिसकी वजह से आप उस पर रोल ओवर कर सकते हैं और स्क्रू कर सकते हैं, तो टाइट हो जाएगा दूसरी शाफ्ट से। तो जो अटैचिंग मीडिया है वो एज सिंपल एज होना चाहिए, जिसकी वजह से कुछ अलग प्रोजेक्टिंग पार्ट्स उसमें नहीं आने चाहिए, सिंपल इन डिज़ाइन होना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट पार्ट, दैट इज़ अ टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग। तो इसमें हम अलग अलग कपलिंग्स पढ़ेंगे अगले सेक्शन में, अगले लेक्चर्स में, जिसमें स्लीव, क्लैम्प, फ्लैंज, बूस्ट, यूनिवर्सल और ओल्ड हैम कपलिंग ये हम पढ़ेंगे और उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट ये सब के सब टाइप्स मेन 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, और वो मेन कैटेगरी एक रिजिड कपलिंग और दूसरा है फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो जैसे रिजिड कपलिंग मतलब क्या, जो रिजिडली एक ही अलाइनमेंट में स्ट्रेट वे में अगर कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे आपको एंगुलर लैटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए,
कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए आपको दोनों शाफ्ट में, वहाँ अगर वैसे ही आप हम अटैचमेंट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम रिजिड कपलिंग। ओके। और फ्लेक्सिबल कपलिंग मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल मतलब जहाँ पे आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर मिसअलाइनमेंट चलेगा, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल रहेगा कि आपने एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को कनेक्ट किया, जस्ट लाइक वो प्लास्टिक है, पीवीसी है या फिर कुछ अलग रबर है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसको बेंड करना है वहाँ से। तो अगर आप ये आपकी प्रोविज़न है, आपकी रिक्वायरमेंट और वो फुलफ़िल हो रही है, तो वहाँ पे हम फ्लेक्सिबल कपलिंग्स यूज़ करेंगे, आइदर हम रिजिड कपलिंग यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडेज़ टॉपिक। तो अगले लेक्चर से हम कपलिंग के जितनी भी डिफरेंट टाइप्स है राइट फ्रॉम स्लीव कपलिंग, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।